नमस्कार दोस्तों, मैं शिवान नांगलिया एक बार फिर से हेलेक्स पैरामेडिकल क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आरपीएमसी में हर साल पूछा जाता है। एटलीस्ट 20 नंबर का, क्या पता 5 नंबर पूछ सकते हैं, 10 नंबर पूछ सकते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। ठीक है दोस्तों, अपन जो पैथोलॉजी के बच्चे जो रिमांडेड में रह चुके हैं, उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनने जा रही है। दोस्तों, इस क्वेश्चन से हर साल 5 से 10 या 20 नंबर का क्वेश्चन हमसे बनता ही बनता है, क्योंकि पैथोलॉजी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही बनता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो हर साल पूछा जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इनको लोगों से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ज्यादा शेयर कर दिए अपने जितने पैरामेडिकल साथी है, जितने भी। और किसी ने अगर हेलेक्स का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो जल्दी से जाके हेलेक्स पैरामेडिकल डाउनलोड करके वहां से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ओनली 299 में। जी हाँ दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम रीजनेबल प्राइस में, जो दोस्त वो दूर रहते हैं जयपुर से, जो यहाँ तक ट्रेवलिंग नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है। उनके जाके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे टिश्यू प्रोसेसिंग। ठीक है दोस्तों, टिश्यू प्रोसेसिंग हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपने जितने दोस्त हैं उनको ज़्यादा पहले से शेयर कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही टॉपिक आने वाला है आपका पैथोलॉजी के अंदर। ठीक है, आप जो पूरी पैथोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, इसके अलावा कोई टॉपिक है ही नहीं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कोशिश करना कि इसकी यहीं से नोट्स बना ले, जितना मैं बोल रहा हूँ उसी को माइंड में याद कर ले, क्योंकि आपके पैथोलॉजी के मेरे ख्याल से मात्र 2 से 3 बच्चे होंगे। तो कोशिश करिए, मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उनको ज्यादा याद करिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। आप जितने तो मतलब जो अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप मुझसे 7 से 8 पेज बन जाइए, अच्छी अच्छी राइटिंग में अच्छे अच्छे पॉइंट में बना के आइए, जिससे उसको अट्रैक्टिव लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन टिश्यू प्रोसेसिंग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग होता क्या है। अपने इंट्रो कैसे लिखोगे आप। दोस्तों, टिश्यू प्रोसेसिंग में होता है कोई भी ह्यूमन बॉडी से बायोप्सी निकाल के, सपोज करो कोई डिजीज बायोप्सी, कोई लीवर हो गया है, कोई स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया है, थायराइड हो गया, किसी का थायराइड वाला कैंसर हो गया है, या अपना स्टमक है, किसी का पेट भी निकाल दिया जाता है। ठीक है, या किसी का स्प्लीन हो गया है। इनमें कहीं पे ट्यूमर बनने के मतलब कैंसर होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए डॉक्टर उनको प्रिपेयर करता है कि आप बायोप्सी करवाइए। कि बायोप्सी अपनी होती है हिस्टोपैथोलॉजी लैब में। दोस्तों, मोस्टली जांच हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर की जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है इन सीजनल, एक होता है एक्स सीजनल। अब हम चर्चा करेंगे पहले इन सीजनल के बारे में। इन सीजनल का मतलब दोस्तों होता है कोई सेगमेंट एरिया, ओनली छोटा प्रभावित एरिया। जैसे सपोज करो आपका लीवर है, तो पूरा लीवर प्रभावित नहीं है कैंसर से, सिर्फ 1/4 पार्ट या उसका आधा पार्ट यहाँ पे बिल्कुल मतलब अफेक्टेड है, यही एरिया उसका अफेक्टेड है, तो उसमें क्या बोला इंसिजनल बायोप्सी। इंसिजनल बायोप्सी का मतलब ये होता है सिर्फ वही प्रभावित एरिया, प्रभावित जो अपना अंग है वही निकाल के उसकी जांच करना, ये हो गया अपना इंसिजनल। अब बात करते हैं अपन एक्ससिजनल के बारे में। एक्ससिजनल मतलब ये होता है कि दोस्तों वो पूरा का पूरा भाग ही पूरा का कैंसर से प्रभावित है। मतलब सपोज करो ये आपका लीवर है, आपका पूरा का पूरा लीवर किसी चीज से पूरा का पूरा प्रभावित है, मतलब पूरे इसके अंदर बीमारी, उसको पूरा का पूरा निकालना ही पड़ेगा, उसको बोलते हैं एक्सीजनल। बहुत बार देखा होगा, अब डॉक्टर ने तो बोल दिया कि लीवर में आपका कैंसर की शिकायत हो सकती है। अब लीवर तो दोस्तों बहुत बड़ा है, क्या पता पूरे एरिया में ना हो। अगर पूरे एरिया में ना तो उसको इंसिजनल बायोप्सी बोलेंगे। तो मतलब जो प्रभावित एरिया है, तो अफेक्टेड एरिया है, उसी को रिमूव करना, तो बोलेंगे अपन इंसिजनल। बात करते एक्सीजनल मतलब होल ऑर्गन, जो पूरा का पूरा अंग है वो पूरा अफेक्टेड है बीमारी से। ठीक है, किसी बीमारी से पूरा का पूरा ऑर्गन ही डिफेक्टेड है, तो उसको पूरा का पूरा बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप इंट्रो में सिंपल यही लिखेंगे, बायोप्सी का मतलब किसी ऑर्गन की किसी बायोप्सी की जांच करना, उसको लैब के अंदर लेके आना, पूरी टिश्यू प्रोसेसिंग करना, उसको बोलेंगे हम
प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग दो टाइप के होते हैं, इंसिजनल और एक्सिजनल। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑटोप्सी और बायोप्सी क्या होता है। ऑटोप्सी दोस्तों अपन जब निकालते हैं जब कोई मरा हुआ इंसान है। ठीक है, ऑटोप्सी की जांच हम करें डेड पर्सन, कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसको कोई मरा हुआ व्यक्ति है, लावारिस कोई लाश है, अब उसके ना घर वाले कोई भी नहीं उसको लेने नहीं आया। ठीक है, तो उसके अंग तो बेचारे वेस्ट हो रहे, तो उस अंग को निकालने के बाद क्या बोलेंगे उसके ऊपर, डेड पेपर से ऊपर क्या क्या मिलेंगे, कोई फर्दर फर्दर स्टडी के लिए कोई एमबीबीएस स्टूडेंट है, स्पेशलिस्ट के लिए लीवर में कर रहे हैं, कोई इंटेस्टाइन में कर रहे हैं, कोई हार्ट में कर रहे हैं, तो ऑर्गन तो बिल्कुल वेस्ट ही जाएंगे। ठीक है, वेस्ट जाएंगे तो अपन उसको क्या किस में काउंट करेंगे, ऑटोप्सी के अंदर। ऑटोप्सी का मतलब होता है किसी मरे हुए इंसान से ऑटोप्सी या कोई ऑर्गन निकालना। ठीक है, ये सिंपल सा वर्ड है ऑटोप्सी। बात करते हैं बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब लिविंग पर्सन से। दोस्तों, लिविंग पर्सन से कोई जीवित प्राणी है के अंग उसका कोई अंग निकालना है किसी जीवित प्राणी का, जैसे मैंने लीवर का एग्जांपल ले लिया, हार्ट का ले लिया, स्प्लीन का ले लिया, किसी जीवित प्राणी से हम उसका अंग पूरा निकाला तो उसको अपन बोलेंगे बायोप्सी, जो अपन मोस्टली अपने हिस्टोपैथोलॉजी लैब में काम में की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन इसकी जो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, टिश्यू प्रोसेसिंग क्या है, इंसिजनल क्या है, एक्सिजनल क्या है, ऑटोप्सी क्या है, बायोप्सी क्या है। ऑटोप्सी का मतलब डेड पर्सन से उसका अंग निकालना, बायोप्सी का मतलब जीवित प्राणी से उसका अंग निकाल के उस प्रोसेसिंग मतलब उसकी जांच करना हिस्टोपैथोलॉजी। यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। जब कोई व्यक्ति अपन टिश्यू प्रोसेसिंग उसका किसी ओपीडी या सॉरी आईपीडी से उसका ऑर्गन निकाल के लेके आए, ठीक है, तो उस प्रोसेस से लेकर उसकी जांच के तैयार होने तक कौन कौन से स्टेप अपन को काम में लिए जाते हैं। ठीक है, हम जैसे हॉस्पिटल से लेके आए, सपोज करो एसएमएस में तो टिश्यू प्रोसेसिंग लेके आ गया यहाँ, अब लेके आके मैंने टिश्यू रख दिया, उस पैथोलॉजिस्ट को दे दिया। अब पैथोलॉजिस्ट क्या क्या करेगा, क्या क्या स्टेप से उसकी जांच करेगा कि इस प्राणी के अंदर कैंसर या कोई बीमारी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अलग अलग स्टेप्स की बात करते हैं। आपका जो आरपीएमसी क्वेश्चन बनेंगे इसमें यही क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन टिश्यू प्रोसेसिंग। तो टिश्यू प्रोसेसिंग में आपके 6 स्टेप्स आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपके 6 स्टेप्स आते हैं, 1 2 3 4 5। पहला प्रोसेस है प्रोसेसिंग एंड लेबलिंग, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, केयरिंग, इम्प्रेगनेशन और एम्बेडिंग डॉकिंग। ये 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये आपका 20 नंबर पूछ, अगर आपका 20 नंबर क्वेश्चन बनता है तो आप 8 पेज बनने, 8 पेज के अंदर 6 पॉइंट निकले। अभी 6 पॉइंट कैसे कैसे काम में लिए जाते हैं अपने स्टोरी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। पहला स्टेप, क्रॉसिंग एंड लेबलिंग। क्रॉसिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी आंखों से देख के जांच करना। एक लीवर आ गया लैब के अंदर, अब मैं उस आंखों से इसकी जांच कर रहा हूँ, हाँ लीवर ये कलर का, अच्छा लीवर इस टेढ़ा मेढ़ा टाइप का शेप है, अच्छा इसका ये लेंथ है, अच्छा इसकी ये ब्रेथ है, हाइट, वेट क्या है, कितना भारी है हल्का है, इसमें आ जाता है अपने ग्रोसिंग के अंदर। जो अपन आंखों से देख के जांच करें उसको बोल देंगे ग्रोसिंग वाली एग्जामिनेशन। आगे चर्चा करते हैं लेबलिंग की। ठीक है, ग्रोसिंग का अपन बोल सकते हैं कि अपन जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप्स है दोस्तों। ये पहला स्टेप है, जब हम हिस्टोपैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो पहले इस स्टेप से अपन को गुजरना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रोसिंग और लेबलिंग का मतलब होता है जहां जिस हॉस्पिटल से बायोप्सी आ रही है, कोई लीवर किसी हॉस्पिटल से आ रहा है तो उसके किसी जार के अंदर आ रहा है, उस जार के अंदर, उस जार के अंदर ये फिल हो रखा है। अब ये तो नहीं कि भाई लीवर सीधा उठाया किसी जार के अंदर डाल दिया और सीधा अपन लैब के अंदर लेके आएंगे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल से आ रहा है तो पहले लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग हम सबसे पहले उसमें क्या लिखेंगे, उस पेशेंट का पहले नेम, पहले उस पेशेंट का नेम लिखेंगे, उसका सीरियल नंबर लिखेंगे, उसका बेड नंबर लिखेंगे,
कौन से डॉक्टर ने इसको ऑपरेट किया, कौन से डॉक्टर से भूल हुआ बायोप्सी, उसका लिखेंगे डॉक्टर प्रेफरेंस। डॉक्टर का प्रेफरेंस, उसकी उसकी ऑर्गन की लेंथ क्या है, वेट क्या है, कलर क्या है, ठीक है। ये सब चीजें उसके अंदर नोट करेंगे, ठीक है। एक कंसेंट कंसेंट जो अपना एक रिपोर्ट होती है, इस रिपोर्ट के अंदर हॉस्पिटल से बन के आ रहा है, उसमें सब निकल, उसका नेम, उसका सेक्स, आदमी है औरत है उसका सेक्स, देन उसका कलर, उसका वेट, सब उसके अंदर मेंशन होता है। कौन से डॉक्टर ने इसको काटा था, किस किस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे आता है, और किस व्यक्ति को हैंड ओवर करा, हैंड ओवर मतलब किस टेक्नीशियन को उसको हैंड ओवर करा, ठीक है। अब ये चीज आने के बाद लैब के अंदर जो अपना हिस्टो टेक्नीशियन है, वो हिस्टो टेक्नीशियन इसकी जांच करता है कि जो इस कॉन्सेंट फाइल में जो कॉन्सेंट फाइल बनी हुई है, इस फाइल से ये जो ऑर्गन है बिल्कुल मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। मतलब सपोज करो कि जो इसके अंदर जो लेबलिंग है और जो कॉन्सेंट फाइल है, सपोज करो इसका नाम विकास है, विकास का कोई यहाँ पे सैंपल लग रखा है कि हाँ ये सैंपल विकास का है, इसका वेट यही है, ठीक है, इसका कलर यही है, ठीक है, इसका सेक्स यही है, और ये इसके डॉक्टर ने निकाला, उस डॉक्टर का नाम ठीक से लिखा नहीं लिखा है, जिस हॉस्पिटल से बन के आया उस हॉस्पिटल का नाम लिखा नहीं लिखा है, प्रॉपरली ये चेक होंगे, जो कॉन्सेंट जो फाइल है और जो टिश्यू पर लेके आए बिल्कुल मैच होना चाहिए। काम है अपना हिस्टो टेक्नीशियन। ये चीज आने के बाद क्या करेगा अपना हिस्टो टेक्नीशियन, जो अपना हिस्टो टेक्नीशियन है, हिस्टो टेक्नीशियन क्या करेगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, छोटे छोटे टुकड़े करके टिश्यू प्रोसेसिंग के जो आगे वाला स्टेप है उसके लिए रेडी कर देगा, ठीक है। टेक्नीशियन क्या करेगा, जो छोटे छोटे जो उसको प्रभावित अंग है उसको बाहर निकाल के उसको बिल्कुल रेडी कर देगा आगे के प्रोसेस के लिए, कि अपनी टिश्यू प्रोसेसिंग बिल्कुल आसानी हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जब भी हम किसी का सैंपल लेके आ रहे हैं, कोई बायोप्सी लेके आ रहे हैं, तो उसको पता तो होना चाहिए कि क्या पता किसी विकास की और सुरेश के पास चल जाए, सुरेश की हो तो रमेश की हो जाए, इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, इसकी वजह से अपन इसकी जांच करते हैं, ठीक है। ये अपना पहला पॉइंट हो गया क्रॉसिंग एंड लेबलिंग के अंदर। क्रॉसिंग का मतलब आंखों से देखी जांच करना, और लेबलिंग का मतलब जो वहां से बन के आया उस लेबलिंग के अंदर क्या उसका नाम लिखा हुआ है ही नहीं, लेबलिंग करना, ठीक है। ये अपना पहला स्टेप हो गया अपना टीच प्रोसेसिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी फिक्सेशन की। फिक्सेशन में दोस्तों क्या होता है, हम उस ऑर्गन को तो निकाल के लेके आ गए, ठीक है, उस ऑर्गन को तो निकाल के लेके आ गए, लेकिन ये तो नहीं कि जो उसको जो एनवायरनमेंट जो वातावरण उसको बॉडी के अंदर मिल रहा था वही उसको बाहर मिलेगा। अगर उसको बाहर जैसे उसको बाहर निकालेंगे तो सड़ने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, उड़ने लग जाएगा, और फंगल इन्फेक्शन, फंगल हो सकता है, फफूंद लग सकती है, इस टाइप के बहुत सारे अपने प्रोसेसिंग हो सकते हैं प्रोसेसिंग के वक्त, ठीक है। ये चीजें ना उसके ऊपर लग जाए, उसका कलर फेड ना हो जाए, हो जाए कलर, साइप और शेप उसमें कुछ चेंजेस ना आ जाए, जो उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब जो उसके सेल्स इसके अंदर जो अंदर सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यू सेल की बात करते हैं, और टिश्यू सेल में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ जाए, इस चीज के लिए सबसे पहले हम लेके आ जाते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है अपना फिक्सेशन के अंदर। दोस्तों फिक्सेशन के अंदर सबसे क्या करेंगे, होता है लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर इसको अपने बायोप्सी को अंदर रख देंगे, का कोई बायोप्सी बायोप्सी अब लीवर की बायोप्सी में क्या करेंगे, इस एजेंट के अंदर डाल देंगे, कलर का होता है लिक्विड पदार्थ होता है दोस्तों, एक तरह का फिक्सेटिव एजेंट है, फिक्सेटिव अपना लिक्विड है। अब मैंने इसके अंदर अपना जो बायोप्सी लेके उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि ये क्या प्रोटेक्ट करेगा, सबसे पहले तो क्या करेगा, ये अपना का शेप मेंटेन रखेगा, ठीक है, इसका शेप मेंटेन रखेगा। दूसरा कलर, जो कलर जैसे अपना ब्राउनिश कलर, रेडिश कलर है अपना लीवर का, वही का कलर बनाए रखने के लिए, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बनाते रहते हैं। जो कलर जो एनवायरनमेंट उसको शरीर के अंदर मिल रहा था वही एनवायरनमेंट कलर उसको बाहर की तरफ मिले, ठीक है दोस्तों। बात वापस करते हैं शेप के अंदर, शेप का हो जाता है, कलर का हो जाता है, साइज का हो जाता है, ठीक है। वो ऑटोलाइसिस ना हो जाए, ऑटोलाइसिस और चर्चा करेंगे दोस्तों। ऑटोलाइसिस होता है, ऑटोलाइसिस सड़ना गलना, सड़ ना जाए गल ना जाए इसके लिए अपन एक पदार्थ के अंदर डालते हैं,
ऑटोलाइसिस का मतलब ये होता है, ऑटोलाइसिस में जो अपने सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर एक लाइसोजाइम का एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो लाइसोजाइम क्या करता है, फटे जाने की वजह से एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ही फेटल, बहुत ही घातक होता है अपने सेल्स के लिए। अगर वो हाइड्रोलाइटिक सेल जो एंजाइम है, सपोज करो ये अपना सेल है, उस सेल के अंदर फटने की वजह से वो हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स है वो बाहर आ गए। तो अपने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम वो आ गया अपने बाहर। तो बाहर आने के बाद क्या क्या रहेगा, अपने जो जितने भी सेल्स है, टिश्यू के जितने सेल्स है, क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। लाइसोजाइम क्या करेगा, जैसे सेल के अंदर से लाइसोजाइम बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद एक एक सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, और डिस्ट्रॉय कर देगा तो हम जांच किसकी करेंगे, हम जांच किस चीज की करेंगे, क्योंकि हम जिस चीज के लिए हम जांच के लिए लेके आते हैं वो जो अपन को बायोप्सी वैसी की वैसी मिली नहीं, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा, अपना जो बायोप्सी, अपना जो ऑर्गन है सड़ने गलने लग जाएगा। ठीक है, इन चीजों के लिए अपन सेव करने के लिए एक मॉर्फोलॉजी बनाने के लिए वो डालते हैं। मॉर्फोलॉजी वही का वही स्टेट बना के रखे, टू सेल से का जो सेल है वही स्टेबल बना के रखे। तो बचाने के लिए अपन फिक्सेशन का यूज करते हैं। अगर फिक्सेशन ना होगा तो सड़ने लग जाएगा, गलने लग जाएगा, फफूंद लग जाएगी। ठीक है, ये अपने फिक्सेशन की। अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फिक्सेशन। कौन कौन से फैक्टर्स को प्रभाव कर सकते हैं फिक्सेशन के बाद, जैसे कि अपना पीएच हो गया, एक ऑस्मोलैरिटी हो गया, एक परमेबिलिटी हो गया। ठीक है, एक फिक्सेटिव एजेंट हो गया। ठीक है, कुछ अलग अलग इसमें दोस्तों अपन ये भी चर्चा करेंगे, अलग अलग टाइप के फिक्सेटिव भी होते हैं। फिक्सेटिव बहुत तरह के होते हैं कि कौन से ऑर्गन में कौन सा फिक्सेटिव आएगा, अपन चर्चा कर रहे हैं। फिक्सेटिव एजेंट बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, अपन ये चर्चा कर सकते हैं कि फिक्सेटिव कौन से ऑर्गन के लिए कौन सा फिक्सेटिव रहेगा। जैसे लीवर उसके लिए अलग रहेगा, इंटेस्टाइन उसके लिए अलग रहेगा, हार्ट उसके लिए अलग रहेगा। ये बात होगी अपने फिक्सेशन के। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से लाइक करिए, उसको शेयर करिए। डिमांडेड, स्पेशली जो डिमांडेड वाले बच्चों को ज़्यादा से शेयर करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। एक एक चीज़ समझ लीजिए, आपको बस मात्र 2 से 3 दिन, क्या पता आप ये ठीक है 2 वीडियो में पा के आप 15 से 10 नंबर उसको गेन कर सके। ठीक है दोस्तों, बात हो गई अपने फिक्सेशन की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप का मतलब होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उस बायोप्सी के अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो फ्लूइड भरा हुआ था, उसको निकालना पड़ता है। क्यों उस पानी को हमें इसलिए निकालना पड़ता है, क्योंकि बाद में जो लास्ट में कटिंग सेक्शन होती है, जो थिन सेक्शन, पतले पतले, जैसे अपन स्लाइस करते हैं, आम काट उसको पतला पतला स्लाइस करते हैं, है ना, वो ठीक से हो पाया, मतलब गुड सेक्शन कटिंग हो जाए, इसकी वजह से उसको पानी पूरा बाहर निकालना पड़ता है। उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण एजेंट लेंगे, वो लेंगे अल्कोहल। अल्कोहल की एक महत्वपूर्ण सूचना है, अल्कोहल क्या करता है कि मैं उस टिश्यू के अंदर रुकूंगा नहीं, ना मैं रहूंगा तो ना तुझे रहने दूंगा। पानी की अल्कोहल की बनती नहीं है, इसमें अल्कोहल क्या बोलता है कि मैं ना इस टिश्यू के अंदर मैं रहूंगा ना तुझे रहने दूंगा। तो अल्कोहल क्या करता है, उसको जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इस बायोप्सी के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस एंटर होके उस पानी को पूरा बाहर निकाल देते हैं, और उसके साथ साथ खुद भी निकल जाता है। ठीक है? बोलता है ना मैं रहूंगा ना तुझे रहने दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी बायोप्सी की अच्छी सेक्शन कटिंग करनी है आगे जाके। अगर उसके अंदर पानी रहेगा तो कटिंग कहाँ से हो पाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपन चर्चा करते हैं। अब उसमें अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर उसको डुबोएंगे, बायोप्सी को अलग अलग अल्कोहल के अंदर अलग अलग टाइमिंग से उसको डुबोएंगे। ठीक है, जैसे मैंने 1 घंटा मैंने 70% अल्कोहल के अंदर डाल दिया, फिर 1 घंटा 80% डाल दिया, फिर 90% 1 घंटे के लिए डाल दिया, फिर एब्सोल्यूट जो अपने एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है उसके अंदर मैंने अलग अलग एक एक घंटे के लिए उनके अंदर मिक्स करा, किसके अंदर 100% है, किसके अंदर 95% है, किसके अंदर 70% है, अलग अलग जार के अंदर। सपोज को 5 से 7 मैंने ये जार रख दिए, 1 घंटा इसमें, फिर 1 घंटा इसमें, फिर एब्सोल्यूट में 100% में, अलग अलग अल्कोहल के अंदर मिक्स कर दिया। ये प्रोसेस ये जो प्रोसेस होता है अपना डिहाइड्रेशन का,
होता है लगभग 7 से 8 घंटे का। अब जब भी कोई बायोप्सी लेके आएंगे, ये नहीं कि बायोप्सी एक ही दिन के अंदर हो गई। बायोप्सी की रिपोर्ट तैयार करने में अपन को कम से कम 1 या 2 वक्त लगता ही लगता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कम से कम 7 से 8 घंटे का प्रोसेस अपना डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम बायोप्सी का मतलब क्या होता है? ऑफ वाटर बायोप्सी, पानी का, इसको अपन बोलेंगे हाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये अपना स्टेप है। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसके ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिहाइड्रेशन के बाद आता है क्लियरिंग का। डिहाइड्रेशन के बाद आता है क्लियरिंग का। अब क्लियरिंग का मतलब ये होता है, एक टाइप का एक जाइलिन नाम का कोई एजेंट होता है दोस्तों। वो क्या करता है, अपने जो छोटे छोटे पोर्स है, जो अपनी बायोप्सी के अंदर, अपनी जो बायोप्सी के अंदर छोटे छोटे, अगर उसके साथ पानी, पूरा पानी निकाल देंगे हम, तो ये छेद तो बिल्कुल खाली हो जाएंगे। ठीक है, तो जाइलिन नाम का एक एजेंट होता है। जाइलिन नाम का एजेंट क्या करता है, अपनी जो कुछ बची हुई जो एल्कोहल कुछ बच जाती है, उसके अंदर एल्कोहल या वाटर कुछ बच जाता है, तो जाइलिन क्या करता है, वहां से पास करता है उसको। जाइलिन गुजरता हुआ जाता है उन छोटे छोटे पोर की तरफ, वो पोर को क्या निकालता है, बिल्कुल क्लियर कर देता है, बिल्कुल उसको सुखा देता है। ठीक है, तो उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इसकी एक और खास बात ये क्या कर देता है, उसको सपोर्टिंग मीडियम कर देता है। सपोर्ट काम करता है जाइलिन क्लियरिंग का, ट्रांसपेरेंट कर देता है। ठीक है दोस्तों, क्लियरिंग क्या करता है, उसको बिल्कुल पारदर्शी बना देता है। पारदर्शी क्यों? जब हम आगे जाके उसको जो स्लाइड में देखेंगे, तो स्लाइड में बिल्कुल माइक्रोस्कोप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, माइक्रोस्कोप बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, जिसकी वजह से उसको ये ट्रांसपेरेंट बना देगा। ठीक है, एक सपोर्ट कर देगा और ट्रांसपेरेंट बना देगा। दूसरा, उसमें जो पोर्स है, उस पोर्स में बिल्कुल छेद कर देगा। छोटे छोटे छेद छेद है, जैसे लीवर है, लीवर की बायोप्सी में छोटे छोटे छेद है, उसके अंदर क्या करेगा, समझ लो एक तरह से बुलबुली है, गलिया उसके अंदर, वो गलियों को पूरा साफ कर देगा। कौन सा? जाइलिन एजेंट, जो कि सबसे बेस्ट क्लियरिंग एजेंट होता है, बेस्ट क्लियरिंग एजेंट होता है दोस्तों। और भी ऐसे एजेंट हो जिसके ऊपर बात कर सकते हैं, बेंजीन हो गया, हो गया, टोलविल हो गया, सीडारोल हो गया, ये भी एक तरह के अलग अलग अपने एक तरह से अपने जाइलिंग या कोई क्लियरिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, क्लियरिंग का मतलब ये पूरा क्लीन करना, पूरा निचोड़ निकाल के पूरा क्लीन करना, क्लियरिंग का प्रोसेस का मतलब ये होता है। उम्मीद है आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रही है। अब आगे बढ़ते दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इम्प्रेग्नेशन। दोस्तों अब मैंने क्या करा, वो पूरी बायोप्सी में जितना भी पानी था सारा निकाल दिया, और उस पूरा पानी निकाल दिया तो उसको मीडियम भी तो चाहिए, बिल्कुल इस तरह रहने का। स्थिर रहने का मतलब ये है, उसकी जब मैं कटिंग करूंगा तो एक मीडियम भी तो चाहिए। ठीक है, उस मीडियम को हम क्या करेंगे, उसके अंदर एक मोल्टन वैक्स पिघला के डाल देंगे। सपोज करो मैंने एक जार लिया, एक जार ले लिया, जार के अंदर क्या करा मैंने, बायोप्सी को उसके अंदर फिक्सेटिव कर लिया, क्लियरिंग कर लिया, जाइलिंग कर लिया, सारा सब कर निकल लिया, मैंने इसको निकाल लिया। बेचारा बिल्कुल बिल्कुल खाली, छोटे छोटे पोर्स है इसके, बायोप्सी जो है खाली हो चुकी, मतलब पूरी, इसका जो पूरा गांव है बिल्कुल पूरा साफ हो चुका गांव का। और अगर पूरा सूख ही गया तो जो टिश्यू सेकिंग करेंगे, उसकी मतलब कुछ मीडियम तो चाहिए। उस मीडियम में क्या करेंगे, एक पैराफिन नाम की वैक्स होती है, पैराफिन नाम की वैक्स होती है। उस वैक्स को क्या करेंगे दोस्तों, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस पे वैक्स को क्या करेंगे, 55 से 60 डिग्री सेल्सियस को पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद एक जार में रखेंगे। सपोज करो ये अपने हो गया मोल्टन वैक्स में डाल दी, ये मोल्टन वैक्स मैंने इसके जार के अंदर डाल दी, बस जार के अंदर मैंने बायोप्सी डाल। अब बायोप्सी क्या करेगा, जो उनके छोटे छोटे छेद थे, जो खाली गलियां थी, उन गलियों में क्या करेगा, उन गलियों में मोल्टन वैक्स चला जाएगा। ठीक है, मोल्टन वैक्स उन हर गलियों को भर देगा।
ठीक है, क्यों करना है? क्योंकि अपन आगे जाके उसकी सेक्शन करना है, टिश्यू सेक्शन से पतली पतली सेक्शन करेंगे तो उसका सपोर्टिंग मीडियम बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने 55 से 60 डिग्री सेल्सियस में पैराफिन को पिघलाया, पिघलाने के बाद मैंने उसको एंटर करवा दिया किसके, बायोप्सी के अंदर। ठीक है, अब मैंने उस बायोप्सी के अंदर कर दिया, बायोप्सी के अंदर मैंने उसके अंदर जो मतलब भर चुका है, पूरा पूरा बायोप्सी पूरा भर चुका है। अब हम किस लिए कर रहे हैं, क्या करेगा, सपोर्टिंग मीडियम। अगर वो बिल्कुल ढीला रहेगा तो कटिंग नहीं हो पाएगा। अब सपोर्ट करने से एक जगह स्थिर हो चुका है, मतलब समझ लो एक बॉक्स से पूरा स्थिर हो चुका है, उसको आराम से सेक्शन कटिंग कर सकते हैं। तो क्या प्रदान करेगा ये, सपोर्टिंग मीडियम प्रदान करेगा। ठीक है, और वही क्लियरिंग की जगह उसको ट्रांसपेरेंट मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम की हेल्प करेगा। फिर उसको कुछ समय के लिए, इसको मैंने बाहर निकालने के बाद कुछ समय के लिए बाहर रख दिया। क्यों? मोल्टल वैक्स से हमेशा तो वैक्स मोल्टल मतलब पिघली हुई तो रहेगी नहीं, आगे जाके एकदम सख्त हो जाएगी। मोल्टन में क्या करेगी, उसको सख्त बना देगी, जो टिश्यू था उस टिश्यू जाके सख्त बना देगी, जो कि एक तरह का सपोर्टिंग मीडियम का काम करता है। उसको सख्त बनाने से क्या होगा, टिश्यू सेक्शनिंग में बहुत प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ये बायोप्सी आगे होने के बाद बिल्कुल सख्त हो चुकी है, ठंडी होने के बाद बिल्कुल सख्त हो चुकी है। सख्त होने के बाद क्या करेंगे, आप चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। और इसमें अपन देख सकते हैं इसमें अलग अलग टाइप के ओवन होते हैं, हीटेड ओवन के अंदर पैराफिन वैक्स को अपन पिघला सकते हैं। जैसे कि अपने इलेक्ट्रिक हीटेड ओवन हो गया, या वैक्यूम हीटिंग ओवन हो गया, हीटेड ओवन हो गया। एक टाइप की ओवन है जिसके अंदर अपने पैराफिन वैक्स को पिघलाते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के ओवन हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ सब क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अपना स्टेप हो गया इम्प्रेगनेशन। इम्प्रेगनेशन के बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो अपना लास्ट स्टेप है अपना टिश्यू प्रोसेसिंग का, एम्बेडिंग। दोस्तों एम्बेडिंग का मतलब होता है ब्लॉक मेकिंग। अब हमने उसको पिघला के उसको अंदर डाल तो दिया वैक्स को, अब वो सख्त हो गया। अब सख्त को क्या करेंगे, अनइवन शेप में, ठीक है, अनइवन शेप में ऐसे टेढ़ा अपना बायो से टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, और इसके अंदर अपन ने ये वैक्स भी कर रखा है। प्रॉपर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा ना, बॉक्स से क्यों, क्योंकि उसको ऊपर टिश्यू सेक्शन करना आगे जाके। अगर इसको टिश्यू अगर इसको ठीक से अनइवन नहीं करेंगे, अनइवन इसका शेप रहेगा, जो अपनी माइक्रोटोमी आगे जाके जो करती है उसको कट नहीं कर पाएगी, और माइक्रोस्कोप आगे जाके खराब होने के बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, इसको आगे जाने के बाद एक टाइप के मोल्ड बने होते हैं, एक तरह से ब्रास मटेरियल के होते हैं, ब्रास मेटल के बने होते हैं, एल शेप के, एल शेप के एक ब्रास मेटल के होते हैं। उसमें से क्या क्या करते हैं, जो अपना जो बायोप्सी सपोर्टिंग मीडियम बना है उसको जाके पैक कर देंगे, जैसे स्क्वायर शेप में उसको बिल्कुल पैक कर देंगे। पैक करने से क्या होगा, वो बिल्कुल ब्लॉक का शेप ले लेगा, आगे जाके ब्लॉक का एक शेप ले लेगा, जिसको अपन बोलते हैं मोल्ड। और जो मोल्ड बना है अपना ब्रास मेटल से बना हुआ होता है। सपोज करो ये हमारे मोल्ड है, मैंने एक इसको बोलते हैं एल शेप का मोल्ड होता है, एल शेप, एल शेप का मोल्ड होता है। दोनों एल को एक दूसरे से मिलाएंगे तो स्क्वायर शेप बन जाएगा, और स्क्वायर शेप इस टाइप का बनेगा। स्क्वायर शेप बनने के बाद क्या करेंगे, इसके अंदर मैंने बायोप्सी जो मोल्टन जो सख्त मोल्टन वैक्स थी, उसके अंदर वैक्स सख्त बन गई थी, मैंने इसके अंदर एंटर करा दी। क्या होगा, अब मैं थोड़ा समय बाद एम्बेडिंग मीडियम बायोप्सी मोल्ड बनने के बाद क्या करेंगे, मैं इन दोनों दोनों एल बने उसको हटा दूंगा। हटाने से क्या होगा, बिल्कुल स्क्वायर शेप में बन गए, स्क्वायर शेप में बन गए। अब मैं इस बायोप्सी को बिल्कुल स्क्वायर शेप बिल्कुल सख्त बन चुका है, बिल्कुल एकदम एक सब बात करें तो एकदम स्क्वायर शेप एक बॉक्स की तरह बन चुका है, चोको टाइप में। अब चोको टाइप में अपन आगे जगह क्या करेंगे, इसकी छोटी छोटी थिन सेक्शन करेंगे, छोटा छोटा सेक्शन में काटेंगे, छोटे छोटे क्या करेंगे, एक सेक्शन बनने के बाद उसको साइड पे रख देंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन ने बात कर ली अपने एम्बेडिंग के बारे में। अब जो एम्बेडिंग के बाद क्या करेंगे, जैसे मैंने एक ब्लॉक बन गया, बायोप्सी का एक ब्लॉक बन गया, बायोप्सी का एक बन गया। इस ब्लॉक को क्या करूंगा, जो माइक्रोटोम में अपने जो काम में लेंगे उसको छोटे छोटे तीन काटेगी, छोटे छोटे तीन सेक्शन। सपोज करो मैं यहाँ का मैंने एक मटेरियल उठाया, इस टाइप का था, इस टाइप की बायोप्सी निकली, बायोप्सी को क्या कहाँ रख दिया मैंने, अपने साइड के अंदर बायोप्सी की
तीन सेक्शन है। बायोप्सी को मैंने स्लाइड पे रख दिया। स्लाइड पे रखने के बाद क्या क्या करूंगा इसमें मैं इसका जो अपनी स्टेन एच एंड ई स्टेनिंग है उसका प्रयोग करूंगा। उस स्टेन को डालने के बाद उस स्टेन क्या करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म को अलग अलग रंग देती है। और रखने के बाद क्या करूंगा उसको लास्ट में आके माइक्रोस्कोप पे देखूंगा। पूरा अपना माइक्रोस्कोप है ये, अपना माइक्रोस्कोप कर दिया एच एंड स्टेन कर दिया। स्टेन करने के बाद उसको माइक्रोस्कोप करूंगा। जो कैंसरस सेल होंगे, जो कैंसर या कोई जो अपनी बीमारी अपन इसको जांच के लिए इसको निकाला था, वो चीज़ जानने के लिए अपन माइक्रोस्कोप जांच करेंगे। जांच में वो अलग से डार्क है पर डार्क कलर का अलग से सेल दिख जाएगा, जिससे पता चलेगा दोस्तों उस पेशेंट के अंदर, उस प्राणी के अंदर जो अपन टिश्यू पर्सन कैंसर सेल है, जो सेल प्रेजेंट है, तो उसका अलग से ही पता चल जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों बहुत मेहनत से बनाई है, अपने जो रिमाइंडर वाले जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्या पता उनको थोड़ी हेल्प मिल जाए, क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैथोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीचिंग प्रोसेसिंग। इसमें ज़्यादा 20 नहीं तो 10 नंबर का पूछेगा, 10 नहीं तो 5 नंबर का 100% पूछेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक आपने इंक्लूड आ चुके हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे कमेंट सेक्शन बताइए कि आगे कमेंट कौन सी वीडियो बनाई जाए पैथोलॉजी के अंदर। पैथोलॉजी के एग्जाम से पहले पहले से ज़्यादा कमेंट कर सकते हो, करो कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए पर्टिकुलर, उसमें अच्छी प्रेजेंटेशन जैसे आपको समझ में आ जाए। दोस्तों अब समय नहीं है आपको रटने का, आप समझ आपको कॉन्सेप्ट समझने का। तो उम्मीद है आपको दोस्तों एक बार अगर आप वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हेलेक्स पिरामिड क्लासेस को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।